रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच कोई एक उम्मीद की किरण अगर है तो वो भारत। इस युद्ध को कोई टलवा सकता है तो वो मोदी जी हैं, और आज वो बात सच होने जा रही है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों ने ताकत लगा ली, प्रतिबंध लगा लिए, अमेरिका ने युद्ध की धमकी तक दे दी, तीसरा गृह युद्ध होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी होने लगी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से भारत पूरी दुनिया का केंद्र बना हुआ है और सबकी उम्मीद यह है कि भारत से ही कोई फॉर्मूला इस युद्ध को रोकने का बन सकता है। तो आपको बताएं, भारत की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका एक फार्मूला जिस पर अभी बात चल रही है, और बात तो आपको बताएं वो चल रही है, आपको बताएं संघर्ष विराम का जो फॉर्मूला है वो तुर्की के इस्तांबुल में हो रहा है, लेकिन केंद्र बना हुआ भारत है। और आपको बता दें, अभी हाल ही में भारत के अंदर रूस के विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के एनएसए समेत आपको बता दें 7 देशों के विदेश मंत्री और एनएसए अभी हाल ही में भारत में आकर गए हैं। इसी से पता लग सकता है कि मोदी जी की कितनी अहमियत है और मोदी जी की कूटनीति की ताकत क्या है। आपको बता दें कि इस विदेश यात्रियों में पिछले 10 दिन में 7 विदेशों के विदेश मंत्री और एनएसए, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूनान और अभी हाल ही में नेपाल के, और इसी में आपको बता दें चीन भी इसमें शामिल है। G7 के जो देश हैं वो सब अलग मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अब बात चल रही है एस जयशंकर के फॉर्मूले की, जिसके तहत रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने की बात हो रही है। तो जो जयशंकर फॉर्मूला है उसमें उन्होंने जो चीजें रखी हैं, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा दोनों देशों को युद्ध विराम, उसके बाद साइबर और सूचना और बयानों पर, यानी सूचना की जो वार है वो भी एक है कि एक दूसरे के देश के बारे में जो सूचना जुटाई जाती हैं, और साइबर अटैक जो होते हैं उस पर भी, बयानबाजी पर भी रोक लगानी पड़ेगी। ये एस जयशंकर की तरफ से जो फॉर्मूला सुझाया गया है उस पर बात हो रही है। दूसरा उन्होंने रखा है कि क्षेत्रीय अखंडता और एकता को बनाए रखना है। जो राष्ट्र है उसकी जो क्षेत्रीय जो संरचना है, कोई उसके अंदर घुसपैठ नहीं करेगा। अगर रूस ने किसी क्षेत्र में कब्जा किया भी है तो बात उस पर बैठ के होगी, उसको छोड़ना होगा। तीसरा, इसी तरह उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है उसकी बहाली करनी पड़ेगी और आर्थिक हितों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब जो फॉर्मूला है ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुझाया है, और इसको लेकर के तुर्की के इस्तांबुल में बात चल रही है। लेकिन ये सब नेता, चाहे वो अमेरिका के एनएसए हों, फिर चाहे वो रूस के विदेश मंत्री हों, ये सब भारत में आकर बात कर रहे हैं। और इस बीच में आपको बताएं कि ये युद्ध को रोकने के लिए भारत ने, जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उम्मीद की थी, शुरू में बयान आया था और उन्होंने मोदी से गुहार लगाई थी, अब वो आपको बताएं भारत सरकार मोदी जी के तहत होने जा रहा है। और इन सब नेताओं को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मोदी जी और विदेश मंत्री ये बात करने वाले हैं, जिसमें इस युद्ध को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। और इस पर भारत ने अब आगे बढ़कर अपना कदम स्पष्ट किया है। भारत के अंदर जो अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह जो भारत में आए, उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की, उन्होंने कहा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो ये प्रतिबंध वाले जो देश हैं, अगर इनकी शर्तों का आप उल्लंघन करते हैं तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। और उन्होंने ये बयान दिया कि अगर भारत को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन एलएसी पर उल्लंघन करता है तो रूस उसके बचाव में आएगा। इस बयान का हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी शब्दों में निंदा की, और उन्होंने कहा कि रूस हमारा मित्र देश है, और इस तरह से अमेरिका अगर उस रूस के बारे में हमारे देश में आकर के कोई टिप्पणी करता है, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे किससे संबंध अच्छे हैं, किससे संबंध रखने हैं, कौन हमारी मदद करेगा नहीं करेगा, इस बारे में कोई थर्ड पर्सन हमें क्यों बताए। अमेरिका के एनएसए का ये बयान, ये वाकई में एक तरह से इनडायरेक्टली वो हमको धमकी दे रहा है कि अगर आपका चीन से झगड़ा होता है तो बीच में हम ही आएंगे, एक तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत जिस तरह की तैयारी कर रहा है, 2014 के बाद से मोदी सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि हम चीन हो या पाकिस्तान, दोनों देशों से निपटने के लिए अपने आप को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम किसी के ऊपर निर्भर हैं ही नहीं। हाँ, जिन देशों से हमारी मित्रता है, जैसे कि रूस, S-400 प्रणाली हम उससे लेंगे, वो हमें दे रहा है,
और अब युद्ध के बीच में अमेरिका ने बेशक धमकी दी हो कि रूस से कोई संबंध नहीं रखेगा, रूस से कोई सामान आयात नहीं करेगा, नहीं तो हम उन देशों को भी देख लेंगे। इसी बीच में भारत ने तय किया कि वो रूस से कच्चा तेल मंगाएगा और वो $35 प्रति बैरल हमको सस्ता दर पर तेल देगा, यानी किराया भी उसका और $35 प्रति बैरल वो कम देगा, जिससे कि भारत के अंदर जो तेल आएगा, जो कीमतें अभी छू रही हैं। और यहां आपको एक और बता दूं कि यहां कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के जिस तरह से धरना प्रदर्शन और दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसी समय में दुनिया के बाकी देशों में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद कई देश तो ऐसे हैं कि जहां भारतीय रुपए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 200 से 250 रुपए तक पेट्रोल पहुंच चुका है प्रति लीटर। ये भारत सरकार है, ये भारत की नीति है कि यहां अभी 100, 101, 102, 105 रुपए तक पहुंचा है, यानी ये 250 रुपए हो सकता था। और अब जब रूस से हम तेल मंगाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस जो दाम है 100 रुपए के आसपास का, इसको हम कंट्रोल में रख पाएंगे। ये भारत की एक नीति है और भारत के जो विपक्ष है उनको भी इस नाजुक दौर की स्थिति को समझना चाहिए। देश को गुमराह करने वाले बयान देकर और वो देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि साहब मोदी सरकार तो लूट रही है, वो तो रेट बढ़ा रही है। ये भी बताना चाहिए कि जब से यूक्रेन से रूस का युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से बाकी देशों की क्या स्थिति है, तुलना करेंगे तो हम ये पाएंगे कि भारत में फिर भी अपेक्षाकृत काफी कम कीमतों पर तेल, डीजल, गैस मिल रही है। ये इसलिए है कि भारत ने उसके जो वैकल्पिक रास्ते हैं उनको पहले से ही तैयारी कर रखी थी, उसको खोज के चले थे। और इसलिए भारत ने जो ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार किया है, जिस तरह की बातें की हैं, उसकी सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि उसकी दादागिरी के तहत हम अपने रूस से संबंध खराब करें। क्यों करें? हम S-400 प्रणाली हमें लेनी है। भारत को तय करना था कि वो अमेरिका से ले कि रूस से ले। उसको लगा रूस की ज्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी है, रेट में सस्ती है, तो रूस से लेंगे। अमेरिका की धमकी को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार ने रूस से सभी समझौते जारी रखे हैं। इसी बीच आपको बता दूं कि जो रूस के विदेश मंत्री भारत में हैं, लावरोव, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को जो भी सामान चाहिए, जो भी उनको सामान की जरूरत होगी, रूस उसकी सप्लाई करेगा। यहां आपको एक और बात बता दूं, शायद ये इतिहास में पहली बार है, ये भारत की कूटनीति और विदेश नीति की जीत समझिए कि आज के युद्ध के हालात में रूस से तेल मंगाना, उसका जो रूट है समुद्री मार्ग, अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो रूस से भारत में जब कच्चा तेल आएगा उसकी कीमत 1.5 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह का समझौता किया है, वो सारा किराया और जो तेल को लाने के लिए जहाजों के, शिप के जो इंश्योरेंस होते हैं, वो सारा खर्चा रूस उठाएगा। यानी बस केवल तेल की कीमत हमें दी जाएगी हमारे पोर्ट पे लाने तक की। और वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश में मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि जो हमारा तेल का इस समय पेट्रोल का रेट, मान लीजिए यहाँ पर फिल्टर होने के बाद जब पेट्रोल पंप पे आता है, जिसकी कीमत अभी 100 के लगभग हुई है, वो 200 पहुंचे। और ये इसी कारण हो पाएगा कि रूस से जो मित्रता है, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश जो भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहे थे, उनको दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से अपनी दोस्ती मजबूत रखी है। इसी बीच आपको बताएं, आपको यहाँ पर नेपाल एक ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी देश है, सीमा लगती है, और नेपाल और भारत रोटी बेटी के संबंधों पर चलता है। जिस तरह से नेपाल और भारत के बीच में पासपोर्ट, वीजा की जरूरत नहीं होती, एक दूसरे, आप देखिए, हम ऐसे चले जाते हैं जैसे हम कहीं उत्तर प्रदेश से दिल्ली या दिल्ली से बिहार चले जाएं, बिल्कुल इस तरह से। इसी बीच हमने देखा था कि जब से मोदी सरकार आई, कुछ बदलाव आए। चीन ने कोशिश की कि वो नेपाल पे अपना आधिपत्य जमाए, लेकिन नेपाल ने जल्द ही चीन की चाल को समझ लिया, क्योंकि जिस तरह से चीन ने नेपाल के गांवों पे कब्जा किया, उसकी जमीनों को हथियाने की कोशिश की, इससे नेपाल के अंदर आक्रोश फैला और नेपाल वासियों को पता भी लग गया कि चीन के बारे में जो भारत कह रहा था वही सच है। और नेपाल से उनके प्रधानमंत्री, नेपाल के बहादुर देउल, और उनके साथ 50 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भारत में आ रहा है, और उनके साथ उद्योगपति भी हैं जो अब भारत में नए सिरे से अपनी उद्योग नीति, उद्योग लगाना और भारत को आमंत्रित करने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम भारत की तरफ से हो रहा है।
तो वहीं इसी समय आपको बता दें, इस भारत में जो ये सब कुछ शांति वार्ता के लिए बात हो रही है, उम्मीद की जा रही है कि भारत की पहल के कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध विराम अब कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। वंदे मातरम।